Assalamualaikum, welcome to my channel Education at Ease. Today we are going to discuss model paper of chemistry for class 9 which is recently introduced by the Board of Secondary Education. According to the model paper given by the Board of Secondary Education, क्लास 9 के लिए और मैट्रिक के लिए जो आने वाली मैट्रिक है उनके लिए जो भी मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उनमें आज मैं केमिस्ट्री का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि किसी तरह उन्हें सॉल्व मॉडल पेपर मिल जाए, तो मैंने उनके लिए पेपर को सॉल्व किया है। आई होप कि इससे उन्हें बहुत सी गाइडेंस मिल जाएगी। सो हियर इज द मॉडल पेपर फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री। टोटल 60 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर है। इस 60 मार्क्स में से 12 मार्क्स एमसीक्यू पेपर के हैं। एमसीक्यू पेपर आपको 30 मिनट्स के टाइम के साथ दिया जाएगा, जो कि आपने सॉल्व करके वापस करना होता है एंड देन आपको आफ्टर 30 मिनट्स बाकी का जो सब्जेक्टिव पार्ट है पेपर का वो दिया जाता है। 48 मार्क्स का है बाकी का सब्जेक्टिव पार्ट। सेक्शन बी है आपके पास शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस का, जिसमें से 15 क्वेश्चंस गिवन है। इन 15 क्वेश्चंस में से आपने ओनली 10 अटेम्प्ट करने हैं और तमाम क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, मींस के 30 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं तो 3 मार्क्स का एक आंसर होगा आपका। क्वेश्चन का जो आंसर लिख रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर सेम वही मेंशन किया जाएगा जो कि यहाँ पर गिवन है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन 1 लिख रहे हैं, अपना क्वेश्चन 1 जो कॉपी में लिख रहे हैं उस पे क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि अगर आपने क्वेश्चन 3 को एज अ क्वेश्चन 1 लिखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 ही डालेंगे, वहां पर अपनी मर्जी से क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन नहीं करेंगे। जस्ट आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर स्टार्ट कर दीजिए। 15 क्वेश्चंस गिवन है। इन तमाम 15 क्वेश्चंस में कुछ न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं जो एज अ मॉडल दिए गए हैं। देन सेक्शन सी है आपके पास डिस्क्रिप्टिव आंसर्स क्वेश्चंस का। ये आपको 6 करने हैं 5 में से। एक क्वेश्चन के मार्क्स 6 हैं, क्योंकि आपको ये थोड़ा लेंथी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स। ये आपको जस्ट एक मॉडल दिया गया है, इसमें से 30 to 40% पेपर जरूर आएगा इंशाल्लाह। इसकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा भी आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है, लेकिन ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो हम चलते हैं अब जो मैंने इस पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व किया है, इनके आंसर्स दिए हैं। सो हियर इज द सॉल्व मॉडल पेपर। सबसे पहले मैंने सेक्शन ए को सॉल्व किया है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स रीड वन बाय वन। बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे बेस्ट इन्फेक्टेंट यूज किया जाता है? दैट इज क्लोरीन। 44 AMU of carbon dioxide is equal to molecular mass. AMU is the unit for molecular mass. Lightest particle among the following, इन सब में से जो lightest particle है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो तकरीबन निग्लिजिबल होता है, इसीलिए इसे lightest particle कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि केमिकली सिमिलर है? पोटेशियम क्रोमियम है, कॉपर कैल्शियम है, फ्लोरीन क्लोरीन है या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इनमें से जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है जिन्हें हैलोजेंस कहा जाता है, केमिकली सिमिलर है। इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा नॉन पोलर है? वो है हाइड्रोजन गैस, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में, कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आती, वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला इसमें है Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। एन एसिड दैट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ऐसा एसिड जो कि ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। 281 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, 2, 8 and 1 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम की। अगर हम इस 2, 8, 1 को सम अप करते हैं तो हमारे पास 11 आता है, मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है मींस एटॉमिक नंबर भी 11 है। तो इनमें से किसका एटॉमिक नंबर 11 है? सोडियम का। द ओनली लिक्विड मेटल इज, इनमें से लिक्विड मेटल है मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। C614 हैज द न्यूट्रॉन, यहाँ पर कार्बन का आइसोटॉप गिवन है। वैसे तो C612 होता है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ये इसका आइसोटॉप बन गया है। तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे इस आइसोटॉप के? 8 होंगे। अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, लेफ्ट से राइट पे जाने पे कौन सी इनमें से टेंडेंसी है, एबिलिटी है जो कि डिक्रीज हो जाती है? एटॉमिक रेडियस।
जैसे जैसे लेफ्ट से राइट में जाते हैं एलिमेंट्स, तो उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। नाउ सेक्शन बी इज फॉर शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इसका है, डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन एनी टू ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन करना है और इसकी जस्ट दो ब्रांचेस को एक्सप्लेन करेंगे आप या डिफाइन करेंगे। So chemistry is a branch of science that deals with the properties, composition and structure of matter. It also deals with the principles and laws governing the changes involved in the matter. Chemistry एक branch है science की जो कि deal करती है properties, composition और structure of matter को। और matter क्या है, हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है, anything that has mass and occupies space is called matter। और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, अब 4 हो गई हैं, प्लाज्मा भी इसमें इंक्लूडेड है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम 9th क्लास तक तो सिर्फ 3 ही पढ़ते आए हैं। और ये डील करता है प्रिंसिपल्स और लॉस को जो कि चेंजेस करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं मैटर में, मैटर की चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रांचेस 2 कहीं गई हैं तो आप कोई सी भी 2 कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है, लेकिन इन कार्बन कंपाउंड्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड को डिस्कस नहीं किया जाता। इन्हें हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स को, और उनके जो भी डेरिवेटिव्स बनते हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो कंपाउंड्स बनते हैं, उसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें नॉन कार्बन कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन कंपाउंड होते हैं, उन्हें भी स्टडी किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम है। जो नॉन कार्बन कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं, उनके बारे में स्टडी होती है, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था यहाँ, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए आपको स्कूल में अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी गई होगी, कैसे किस तरह से इक्वेशन बैलेंस की जाती है। बहुत इजी है इसका तरीका। यहाँ पर ये H2 जो है ये यहाँ आएगा H2 प्लस O2। सो H2 और O2 मिलकर बना रहे हैं H2O। तो हमें इसे बैलेंस करना है किस तरह से कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। अब इस 1 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। मींस यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ 2 लगा दिया है तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह से ऑक्सीजन भी 2 हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट है N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब इसे बैलेंस करेंगे किस तरह, यहाँ 2 नाइट्रोजन है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 नाइट्रोजन आ रहा है, तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना होगा और यहाँ पर 2 लगाना होगा। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन थे, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 3 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। KClO3 KCl प्लस O2, इसे किस तरह बैलेंस किया हमने, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगाकर। यहाँ KCl 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ O जो है वो 3 है और यहाँ पर O 2 है। तो इस O2 को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है, 2 KClO3 मीन्स कि कितने हो गए, O यहाँ पर 2 3 जा 6, तो हम यहाँ पर 3 ऐड करेंगे जो कि इस O को बैलेंस कर देगा, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। बाकी 2 है K, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ Cl2 है, यहाँ भी Cl2 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। केमिकल रिएक्शन डिफाइन करना है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताना है एग्जांपल के साथ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एनी चेंज व्हिच ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसा चेंज जो कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को चेंज कर दे उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मींस के पहले कुछ और हो और एक प्रोसेस के बाद वो कुछ और बन जाए, चेंज हो जाए उसकी कंपोजिशन, तो वो केमिकल रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, वैसे तो इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, इसमें से डीकंपोजिशन का कहा गया है। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकंपोज मतलब कि किसी चीज को तोड़ देना। अ रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड टूट जाता है और 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस बना लेता है, उसे डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल यहाँ गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो हीट होने के बाद ये
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 50 ग्राम ऑफ वाटर में। डेटा बनाएंगे पहले, मास इन ग्राम 50 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है क्योंकि रिक्वायर्ड होगा ये फॉर्मूला में। तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 2 1 से 2 and 16 कितने हो गए टोटल 18 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। देन सॉल्यूशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के लिए, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इन ग्राम गिवन है यहाँ पर और मॉलिक्यूलर मास हमने अभी फाइंड कर लिया। तो मास इन ग्राम को डिवाइड करेंगे हम 18 के साथ, 50 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.7 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। रेडियो एक्टिविटी क्या है और सिर्फ आपने 2 प्रॉपर्टीज बतानी है अल्फा रेज की। वैसे कितनी रेज होती हैं, 3 तरह की रेज होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। यहाँ हमने सिर्फ अल्फा रेज के बारे में डिस्कस करना है। So, radioactivity क्या है? The spontaneous disintegration of nucleus of an atom in which invisible radiations are emitted from the nucleus of an atom. जो न्यूक्लियस है एटम का वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है और उसमें से कुछ शुआएं निकलती रहती हैं बाहर, इनविजिबल रेडिएशंस होती हैं और वो जो पूरा एक प्रोसेस है उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो जो एलिमेंट है जिसमें से वो इमिशन हो रही है रेडिएशन की, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। 3 तरह की रेज एमिट हो रही होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम, 2 प्रॉपर्टीज हमने चूंकि यहाँ बतानी है। तो सबसे पहले तो चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और पेनिट्रेशन पावर जो है अल्फा रेज की बहुत स्मॉल होती है। पेनिट्रेशन पावर मींस कि वो कितना अंदर जा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट्स। ग्रुप 7A एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे आप? एटलीस्ट 5 बता दीजिए, 3 भी इनफ होंगी क्योंकि 3 मार्क्स का है। अगर आप हेडिंग्स के साथ बताना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन होगा ये काम। मैंने यहाँ हेडिंग्स नहीं दी, आप हेडिंग्स बनाकर भी सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं ग्रुप 7A की। ग्रुप 7A हैलोजन ग्रुप है। The group of halogens is the only periodic table group which contains elements in all 3 familiar states of matter. हैलोजेंस जो है वो ओनली पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट्स जो है मैटर की वो पाई जाती हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल हैलोजेंस आर डायटोमिक। जितने भी हैलोजेंस हैं वो डायटोमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। व्हाट दिस मींस इज दैट देयर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट विद 2 एटम्स। इसका क्या मतलब है? डायटोमिक कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम्स से एग्जिस्ट करता है, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे डायटोमिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर डायटोमिक है, ये इस तरह से लिखी जाएगी तो ये डायटोमिक फॉर्म में लिखी गई है, मींस कि हाइड्रोजन इस स्टेट में डायटोमिक है। देन है हैलोजेंस have 7 valence electrons because halogens have 1 electron missing. They form negative ions and are highly reactive. Halogens के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 होते हैं क्योंकि ये हैलोजेंस के पास एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग होता है जिसकी वजह से ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं और बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ एन एलिमेंट कंटेन्स 2 shells only and its outer shell contains 5 electrons, predict its group and period. Also write the name of the element. यहाँ पर आपको खुद से गेस करना है, जो स्टेटमेंट दी गई है कि अगर एक एलिमेंट के 2 शेल्स हैं K शेल एंड L शेल और इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 एंड 5। प्रिडिक्ट इट्स ग्रुप एंड पीरियड, इसका हमें ग्रुप बताना है और पीरियड बताना है। ऑल्सो राइट द नेम ऑफ एलिमेंट, और हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है। तो जो ग्रुप है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका ग्रुप जो है वो 5 है। पीरियड इसका सेकेंड होगा। एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके इनर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो ये टोटल कितने बन जाते हैं? 7। तो 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है?
नाइट्रोजन का होता है। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाकर इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से एलिमेंट के बारे में बात की गई है। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का डिफरेंस बताना है। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो एटम के बीच में, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर और नॉन पोलर, दोनों हो सकते हैं, जबकि कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा पोलर इन नेचर होता है। कोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवेलेंट कंपाउंड्स इनसॉल्युबल हैं और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, मींस कुछ जो है वो सॉल्युबल है और कुछ नहीं है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 टर्म्स गिवन है एक एक नंबर की, मोलैरिटी, डिफ्यूजन एंड मेटालॉइड्स। So what is molarity? The number of moles of solute dissolved in per liter of solution is called molarity. So diffusion is the movement of substance from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Metalloids are elements which show some properties of metals and some properties of non-metals. Metalloids ऐसे elements होते हैं जिनमें कुछ properties metals की होती हैं और कुछ properties non-metals की होती हैं, जैसे कि सिलिकॉन, बोरॉन या आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल्स का है। डिफाइन पीएच एंड कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01। पीएच is defined as the negative log of the hydrogen ion concentration. The range of pH extends from 0 to 40. pH जो है वो नेगेटिव लोगैरिथम होता है हाइड्रोजन आयन का। इसी तरह जो POH होता है वो नेगेटिव लोगैरिथम होता है हाइड्रोक्सिल आयंस का। ये दोनों ऑल्टरनेटली भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें कैलकुलेट करनी है pH 0.01 m HCl सॉल्यूशन में। सो डेटा बनाते हैं हम। HCl क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है सॉल्यूशन में, तो जो pH है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, जैसे यहाँ लिखा है 0.01 m दिया गया है, इसे कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 1 × 10 एक्सपोनेंट -2। फॉर्मूला लगाकर हम H हाइड्रोजन आयन की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 10 एक्सपोनेंट -2 की, और 10 एक्सपोनेंट -2 इक्वल है -2 के। जब इस 2 का लॉग लिया जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो, और जो pH है वो हमारे पास +2 में आ जाएगी। देन नेक्स्ट है राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के 3 यूजेस बताने हैं। इन यूजेस को भी आप हेडिंग वाइज बता सकते हैं। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए होता है यूज, और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने वाले आलात होते हैं, उनमें जो गैस मौजूद होती है उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल सॉल्ट। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी 2 डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट क्या है और 2 केमिकल फॉर्मूलाज बताने हैं डबल सॉल्ट के। When 2 or more simple salts are attached to each other, resulting in the formation of a molecular salt which exists only in solid crystal state but dissociate into their constituent compound in water or any other solvents, then this type of molecular compound is called double salt. जब 2 simple salts attach हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक मॉलिक्यूलर सॉल्ट बना लेते हैं, जिसे डबल सॉल्ट कहा जाता है, और ये सॉलिड क्रिस्टल स्टेट में पाए जाते हैं। 2 केमिकल फॉर्मूलाज बताने हैं। तो पोटेश एलम है जिसे हम फिटकरी कहते हैं, इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 both thrice और 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। और कार्बोनाइट, दिस इज अनदर डबल सॉल्ट, फॉर्मूला इज KCl MgCl2 and 6 water molecules. Define electrolysis and any 2 advantages of it. इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना है और 2 एडवांटेजेस लिखने हैं। Electrolysis is the process by which electric current is passed through a substance to effect a chemical change. The chemical change is one in which the substance loses or gains an electron. Electrolysis एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है किसी भी सब्सटेंस से और उसमें कुछ केमिकल चेंज होता है। वो जो केमिकल चेंज है उसमें लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके? नंबर 1 इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड द नंबर 2 इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू डिपॉजिट सोडियम मेटल एट कैथोड बाय डाउन्स प्रोसेस। एक पूरा प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंट है डाउन का, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए वो सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से,
और इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस को यूज किया जाता है मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को कोट करने के लिए। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि हम कोई भी या सिल्वर है उसके ऊपर हम सोने का पानी जो चढ़ा देते हैं तो वो जो है गोल्ड प्लेटिंग हो जाती है। इसी तरह एक मेटल का दूसरे मेटल पे कोट कर देना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन वन कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट की सिर्फ हमें एक ही कंट्रीब्यूशन बतानी है। तो जाबिर बिन हयान ही इन्वेंटेड द एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl, एक्वा रिजिया एंड व्हाइट लेड। जो जाबिर बिन हयान है उन्होंने मेथड इन्वेंट किया था प्रिपेयर करने का HCl एसिड, एक्वा रिजिया इसे गोल्ड वाटर कहते हैं, और जो व्हाइट लेड है उसे। अल राजी ही प्रिपेयर इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। इथाइल अल्कोहल बनाया था फर्मेंटेशन प्रोसेस से फर्स्ट टाइम अल राजी ने। रॉबर्ट बॉयल ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट टू कलेक्ट एंड आइसोलेट द गैस। रॉबर्ट बॉयल जो था इन्होंने गैस पे काम किया था, इन्होंने फर्स्ट टाइम गैस को कलेक्ट किया था और आइसोलेट किया था। इनके गैस के कुछ लॉज भी मौजूद हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। नंबर 1 इज हाई डेंसिटीज। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत हार्ड होते हैं और उनकी हाई डेंसिटीज होती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है और ये कलर्ड आयंस या कंपाउंड्स बनाते हैं। नाउ मूव टू सेक्शन सी व्हिच इज डिस्क्रिप्टिव आंसरिंग क्वेश्चन। इसमें आपने 5 में से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के आपके पास 6 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करेगा। So question number 1 is state the law of conservation of mass. Describe Landauer's experiment to verify the law. Law of conservation of mass क्या है? इसकी एग्जांपल में हमने Landauer एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करना है। The mass is an isolated system, can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another. जो मास है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन उसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। इसे प्रूव करने के लिए लैंडोर्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। एच लैंडोर्ट वाज जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने प्रूव किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय यूजिंग एन एच शेप ग्लास ट्यूब। एक एच शेप ग्लास ट्यूब ली और उसमें उन्होंने फिल किया सिल्वर नाइट्रेट इन लिम्ब A एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन लिम्ब B. The tube was sealed and weighed before the chemical reaction. The reactants were mixed by inverting and shaking the tube. A white precipitate of silver chloride was formed along with nitric acid. The tube was weighed again. He found that there was no change in weight during the following chemical reaction. इस तरह की एक ट्यूब ली गई थी जिसका एक लिम्ब A कहा गया और दूसरा लिम्ब B कहा गया। एक जगह उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट डाला, दूसरी जगह उन्होंने HCl डाला। फिर इस पूरी ट्यूब का इन्होंने वेट किया, देन इसे शेक किया। अच्छी तरह शेक करने के बाद फिर दोबारा से वेट किया तो बाद में भी सिमिलर आया उनका वेट। शेक करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन हुआ, शेक करने के नतीजे में AgCl बना और HNO3 बना एक्वस। लेकिन रिएक्शन हो गया, कंपाउंड ट्रांसफॉर्म हो गया एक से दूसरे में, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। मास सिमिलर ही रहा, जितना रिएक्शन से पहले था उतना ही रिएक्शन के बाद भी था। तो उन्होंने वेरीफाई किया ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉल्ट? नेम इट्स टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज विद 2 एग्जांपल्स ईच। सॉल्ट्स क्या होते हैं और हमें बताने हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे कितने टाइप्स के हैं और उनकी 2 एग्जांपल्स देनी है। Salts, when acids neutralizes base, an ionic compound is produced known as salt. जब एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को तो जो आयनिक कंपाउंड बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर सॉल्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है केमिकल नेचर की बेस पे। नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। Normal salts. Salts which are formed by complete neutralization of an acid by base are called normal salts. ऐसे salts जो कि complete neutralization हो जाए acids की base के साथ तो बने उन्हें normal salts कहते हैं, जैसे NaCl, NaNO3. Acidic salts, salts which are formed by partial neutralization of an acid by base are termed as acidic salt. ऐसे salt जो कि partial neutralization हो acid की base के साथ तब बनते हैं तो उन्हें एसिडिक सॉल्ट्स कहा जाता है, जैसे कि KHCO3 and NaHSO4.
Basic salts which are formed by partial neutralization of base by an acid. ऐसे salts जो कि partial neutralization हो base की acid के साथ तो बने उन्हें basic salts कहते हैं, जैसे कि for example magnesium oxychloride and zinc oxychloride. Next question is what is meant by ionic bond? Describe the formation of ionic bond in sodium chloride. आयनिक बॉन्ड से क्या मुराद है और हमें फॉर्मेशन बतानी है सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन टू आयंस फॉर्म्ड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जो कि दो आयंस के बीच में बनता है जब ट्रांसफरेंस होती है एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल गिवन है सोडियम और क्लोराइड में। इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, each chlorine atom takes one electron from a sodium atom. Therefore, each sodium becomes a positive cation and each chlorine atom becomes negative anion. Due to their opposite charges, they attract each other to form an ionic lattice. सोडियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि इसके शेल आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी जब ट्रांसफरेंस होती है आयनिक फॉर्म में, ये इसे अपना एक शेल दे देता है, तो ये जो बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में ये कहलाता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट Mendeleev's periodic law and modern periodic law and write two salient features of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic law और modern periodic law को स्टेट करना है, जस्ट स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कोई से दो सैलिएंट फीचर्स बताने हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या स्टेट करता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट के, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो इसका थोड़ा ऑपोजिट है। वो ये स्टेट करता है कि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तमाम एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स के। फिर मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके दो फीचर्स हमने यहाँ मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के दो फीचर्स पीरियड्स एंड ग्रुप्स, जो कि उसने 12 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए जिन्हें ग्रुप्स कहा गया, और उन्होंने वैकेंट स्पेसेस छोड़ी थी, खाली जगह छोड़ी थी अपने इस पूरे पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए जो कि अभी अनडिस्कवर्ड है, आने वाले वक्तों में उन्हें डिस्कवर कर लिया जाएगा। और उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जगह यही बनती है, इसीलिए उन्होंने कुछ जगहों पर उनको खाली छोड़ दिया था। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड हिम टू डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था जो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का बाइस बना। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर। In 1911, he passed a beam of particles through a very thin gold metal foil. उन्होंने बीम ऑफ पार्टिकल्स को पास किया था गोल्ड फॉइल से। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल होती है बिल्कुल थिन, इसी तरह गोल्ड फॉइल होती है। उन्होंने इस गोल्ड फॉइल से कुछ रेडियो एक्टिव सोर्स से कुछ पार्टिकल्स पास किए थे। उन पार्टिकल्स के पास होने से उन्होंने एक फोटोग्राफिक फिल्म फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी ताकि वो उन पार्टिकल्स को देख सकें कहाँ पर कौन से पार्टिकल हिट हुए हैं। तो कुछ जो थी बीम ऑफ पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ स्कैटर्ड हो गए थे, कुछ अनडिफ्लेक्टेड रहे थे। तो उन्होंने इस बेस पर जो भी ऑब्जर्वेशन की कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बहुत ज्यादा जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हुए बगैर ही पास हो गए थे। सम ऑफ देम डिफ्लेक्टेड एट लार्जेस्ट एंगल्स, कुछ जो थे वो बहुत ज्यादा लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंडेड बैक, और बहुत कम ऐसे थे जो कि वापस आए थे उस गोल्ड फॉइल से टकराकर। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज लार्जली एम्प्टी as most of the alpha particles passed through the foil undeflected। जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास हो गए थे अनडिफ्लेक्टेड। तो उन्होंने कहा कि एटम का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो खाली होता है। The positive charge in the atom is concentrated in extremely dense region। जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो बिल्कुल डेंस रीजन है, उसका सेंटर का पार्ट है वहां मौजूद है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के पॉजिटिव होने की वजह से, और जो अल्फा पार्टिकल्स है वो वहीं पर जाके ही बाउंस बैक हो रहे थे। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव जो है वो दोनों को रिपेल करता है। तो बहुत ऐसे
पार्ट में जहां से वो रिपेल होकर रेज वापस आ रही थी वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड और डेंस रीजन कहा उन्होंने, जिसे उसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। आई होप कि आपने इस मॉडल पेपर्स को समझने की कोशिश की होगी। जितना मैं समझा सकती थी मैंने उतना एक्सप्लेन कर दिया, उतना मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। अब आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप इससे कितना फायदा उठाते हैं और इसे मजीद और कितना अच्छा करके दिखा सकते हैं। सो अपनी मेहनत भरपूर रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा एग्जाम्स की ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छा आए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए और थोड़ी गाइडेंस लेकर आऊं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।